नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। पिछला वीडियो किसी कारणवश मुझे वहीं पर समाप्त करना पड़ा, जिसके चलते हम मुग़ल कालीन प्रांतीय व्यवस्था को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। तो आइए मुग़ल कालीन प्रांतीय व्यवस्था को फिर से समझते हैं और एक बार फिर इस साम्राज्य विभाजन को आप यहाँ पर नज़र डाल लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा होता था साम्राज्य। पूरे साम्राज्य का प्रमुख होता था मुगल बादशाह। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रांत थे। हमने देखे कि अकबर के काल में 15 प्रांत थे। जहांगीर फिर एक नया प्रांत ऐड करता है, वह बंगाल से उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाता है। फिर शाहजहां के काल में हम देखते हैं कि 2 नए प्रांत बनते हैं और फिर आगे हम देखते हैं कि जो औरंगज़ेब है, उसके काल में हमें 3 नए प्रांत देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ हमें 21 प्रांत देखने को मिलते हैं और इन 21 प्रांतों में किस तरह की व्यवस्था थी, जिन्हें सूबा कहते थे। तो इनमें भैया सूबेदार या सरसूबा या नज़ीम सबसे प्रमुख अधिकारी होता था और उसके नीचे होता था दीवान ए सूबा। ठीक है, दीवान ए सूबा यानी कि सूबे का दीवान। अब दीवान कौन था? वित्त मंत्री था। काजी ए सूबा, तो ये न्याय करने का काम। सद्र ए सूबा, ये धार्मिक व्यक्ति। बख्शी ए सूबा, ये सेनापति। अब सूबे से नीचे क्या व्यवस्था थी? तो वो थी सरकार की व्यवस्था। आज जो हम राज्य में क्या देखते हैं, राज्य में उससे नीचे कौन सी व्यवस्था होती है? जेलों की व्यवस्था। जेलों से मिलकर बनता है राज्य। तो यहाँ पर जिलों को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। जहाँ सबसे प्रमुख अधिकारी था फौजदार। फौजदार का काम प्रशासन व्यवस्था आदि संभालना था। आज का जो एसपी होता है, जिला अधीक्षक, पुलिस विभाग का मुखिया, उसके तरह इसका काम था। अमल गुजार आज के कलेक्टर की तरह था। राजस्व व्यवस्था देखना और किस तरह से कर कलेक्शन हो रहा है या फिर अन्य व्यवस्थाएं देखना, इसका काम था। फिर आता है खजानदार, तो खजाने की रक्षा करने वाला। विधि बख्शी, तो ये कानून जैसे यहाँ पर एक पद था। अब आज हम देखते हैं कि जो ज़िले हैं वो उनके सब डिवीज़न क्या हैं, तो ज़िले बँटे होते हैं तहसील में। अलग-अलग तहसील देखते हैं हम, जो बहुत सारे गाँवों का समूह होती है। अब यहाँ पर तहसील को कहते थे परगना। अब परगने को में कौन-कौन थे? सिकदार, फौजदार की तरह काम करता था। आमिल, अमल गुजार की तरह। कानूनगो, ये विधि से संबंधित व्यक्ति था। और फौजदार, ये भी एक प्रमुख व्यक्ति था। अब परगने में सबसे छोटी इकाई और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आज क्या होती है? वो होती है गांव। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। बहुत सारे गांव मिलकर बनते हैं एक तहसील और कुछ तहसील मिलकर बनती है एक जिला और जिले मिलकर बनते हैं राज्य और राज्य मिलकर बनते हैं देश। तो यहाँ पर जो गांव को क्या कहते थे? मावदा या डी। अब गांव में 2 अधिकारी होते थे, पटवारी और मुकद्दम। पटवारी का काम भूमि का लेखा जोखा रखना और सब सही चल रहा है कि नहीं, ये देखना था। और मुकद्दम का काम न्याय करना, प्रशासन देखना, ये सब यहाँ पर था। आज भी हम कहावतें कहते हैं ना कि ज़्यादा मुकद्दम मत बनो, समझे? कुछ क्षेत्र में ये कहावत चलती है। इसका मतलब ज़्यादा ज्ञान मत पेलो भैया, अपने आप को ज़्यादा होशियार चंद मत समझो, क्योंकि मुकद्दम वो होता था जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करता था। क्योंकि पटवारी का काम हम आज भी देखते हैं कि भूमि की नाप जोख और रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का काम होता था। आगे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं सूबे से। सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार, सरसूबा, नजीम या सिपा सलार। यह सूबे से संबंधित प्रशासन, कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। इसकी नियुक्ति बादशाह के आदेश से होती थी, फरमान ए सावती। अब किसी भी व्यक्ति को, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बादशाह हैं और मैं हूँ कौन? एक सामान्य सा व्यक्ति। हो सकता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ या फिर हो सकता है कि मैं आपके यहाँ पर कोई काम करता हूँ। आप मुझसे खुश हुए और आपने मेरे पास में एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा, ठीक है? आपका एक ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास में आया। उसमें लिखा था कि विकास टेकरे, आज से आप इस राज्य के सूबेदार नियुक्त होते हैं। अब जो लेटर आपने मुझे भेजा, जिसके तहत मुझे पता चला कि आपने आदेश दिया है कि मैं अब सूबेदार बन गया हूँ, उस
पत्र को क्या कहते थे, फरमान ए सावती। तो इस तरह से मैं कब तक सूबेदार रहूँगा? वैसे तो एक सूबेदार का जो सामान्यतः कार्यकाल था वह था 3 वर्ष, ठीक है ना? आज भी हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है, चुनाव के बाद में। अब हो सकता है कि वह पहले गिर जाए, ठीक है, हो सकता है कि वह पहले गिर जाए, कोई षड्यंत्र रच के विधायकों को अपनी तरफ मिला ले और वह गिर जाए, या फिर हो सकता है कि अगले 5 साल और वह चुनाव जीते और फिर 10 साल काम करे। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता था कि सूबेदार, आपकी मर्जी है कि आप मुझे कब तक सूबेदार बना रहने दे सकते हो। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे लंबे समय तक सूबेदार बने रहने दोगे और बड़े से बड़े प्रांत धीरे धीरे मुझे दोगे। जहाँ कोई समस्या उत्पन्न होगी और आपको लगेगा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, आप वहाँ पर भेजोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ और मैं नहीं संभाल पाऊँगा राज्य को, तो हो सकता है कि आप चौथे दिन ही मुझे नौकरी से निकालते। अब देखिए, सूबेदार अपने कार्यों के साथ साथ सूबे के अंतर्गत आने वाली जागीरदारों और मुगल अधिकारियों की को आज्ञा के उल्लंघन पर दंडित कर सकता था। हालांकि मुगल शहजादों और मुगल शासक से संबंधियों को दंडित करने का अधिकार नहीं था। वह केवल क्षेत्रीय जागीरदार, जमींदार और क्षेत्रीय लोगों को ही दंडित कर सकता था। यहाँ पर एक बात ये भी है कि सूबेदार को मृत्युदंड देने का आदेश नहीं था। अगर उसे लगता कि भाई ये केस थोड़ा धीर गंभीर है और इसमें फैसला सिर्फ मृत्युदंड में हो सकता है, तो वह उस फैसले को रेफर कर लेता था सुप्रीम कोर्ट में, काजी उल कुर्रियात के पास में, जहाँ पर काजी के बाद फैसला कौन लेता था, अकबर। इस समय पर काजी उल कुर्रियात जैसा नहीं था, न्याय का सबसे प्रमुख व्यक्ति था सदर उस सुदूर। हमने देखा था कि औरंगजेब के काल में सदर उस सुदूर से न्यायिक ताकत छीनकर केवल सदर उस सुदूर धार्मिक रूप से प्रमुख रह जाता है। न्यायिक तौर पर प्रमुख रहने के लिए औरंगजेब एक नए पद को सृजित करता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो मृत्युदंड देने का काम है, आज भी हम देखते हैं कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके पास में किसी मृत्युदंड को, किसी फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार नहीं होता। वो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। ऐसा ही यहाँ पर था। यहाँ तो माफ़ करने या ना करने की बात है, मुगल काल में ये देने या न देने की बात थी। स्टेट कभी भी फांसी की सज़ा नहीं दे सकता था। और जैसे आज के समय में देखते हैं कि जिला सेशन कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। अगर उन्हें लगता है ऐसा कुछ है तो वह उस केस को हाई कोर्ट में रेफर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सूबेदार युद्ध व संधियाँ भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये ठीक काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा हम देखते हैं कि इसके काल में, मौर्य काल में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे ही सेंट्रलाइज प्रशासन की बात करता है। इस प्रशासन की एक खासियत ये होती है कि अगर शासक मजबूत है तो ये प्रशासन बहुत ही ज़्यादा पकड़ वाला होता है और इसमें विद्रोह की संभावना कम होती है। और इसकी एक नुकसान वाली बात ये भी है कि अगर शासक कमज़ोर है तो फिर ये व्यवस्था काम नहीं करती है और फिर उस वंश को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि पावरफुल शासक हुए, ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब के बाद में ऐसे शासक नहीं हो पाए जो इस व्यवस्था को मजबूती से पकड़ कर रख सके। यही कारण है कि सैयद बंधु हो या मराठे हो या फिर अंग्रेज हो, इन लोगों ने मुगलों की राजनीति में हस्तक्षेप किया और आखिरकार बहादुर शाह द्वितीय जफर को 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अकबर ने टोडरमल को गुजरात का सूबेदार रहते हुए स्थानीय राजपूतों से संधियाँ करने का अधिकार दिया था। तो ये इस शर्त का अपवाद है। अब यहाँ पर अकबर जो था वह
टोडरमल पर ज़्यादा भरोसा रखता था और साथ ही साथ यहाँ पर जो टोडरमल था उसके राजपूतों से अच्छे संबंध थे क्योंकि वह खुद एक राजपूत था। तो यहाँ पर अकबर को ये लगता था कि उसके माध्यम से वह राजपूतों से संबंध सुधार सकता है, इसलिए उसने ये विशेष अधिकार केवल टोडरमल को दिया था। टोडरमल के विषय में ये भी बात ध्यान रखना कि ये अकबर का वित्त मंत्री था और जब उसने गुजरात को जीता तो उसने पहली बार यहाँ पर सूबेदार टोडरमल को ही बनाया और टोडरमल ने यहाँ पर शेरशाह सूरी की भू राजस्व पद्धति, जिसे रैयतवाड़ी संभवतः कहते थे, उस व्यवस्था को उसने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया और उसे प्रायोगिक तौर पर गुजरात क्षेत्र में लागू किया। जब उसके रिजल्ट अच्छे आए तो फिर उस भू राजस्व प्रणाली को कहाँ लागू किया गया, उसको लागू किया गया मुगल साम्राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से में। अब देखो, सूबेदार के अलावा प्रांतों में भू राजस्व के आकलन, उसकी वसूली के लिए प्रांतीय दीवान, धार्मिक परामर्श के लिए प्रांतीय सद्र, धार्मिक कार्य के लिए प्रांतीय काजी, प्रांतीय सेना के गठन प्रशिक्षण के लिए प्रांतीय बख्शी जैसे अधिकारी नियुक्त होते थे। अब सूबों का विभाजन सरकार में होता था। सरकार में फौजदार की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी। अब ये वैसे ही हुआ कि आज किसी राज्य का राज्यपाल, अब मुख्यमंत्री तो चुना हुआ होता है, हम राज्यपाल से ही समझते हैं, तो राज्यपाल तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है कि भैया मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा, ये योगी आदित्यनाथ या फिर मोहन यादव या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करते कि उनका राज्यपाल कौन होगा। ये डिसाइड करते हैं मोदी जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बताती कि भाई यहाँ पर अब राज्यपाल आप होंगे। अब ये सोचो कि किस जिले का कलेक्टर कौन होगा, ये भी अगर मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करने लगे तो फिर स्टेट के पास में पावर रही क्या जाएगी, स्टेट को कठपुतली बन जाएगा। क्योंकि किसी क्षेत्र में विकास कार्य करवाना है और केंद्र को नहीं करवाना है तो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। अब यही हमें देखने को मिलता है मुगल काल में, जहाँ पर न केवल राज्य का प्रांतपति या सूबेदार मुगल शासक नियुक्त कर रहे हैं, बल्कि वो फौजदारों की नियुक्ति भी कर रहे हैं। जो जिला का एसपी है, यह सूबेदार का अधीन कार्य करता था। कौन? फौजदार। अब यहाँ पर सूबेदार को इसीलिए नियुक्त नहीं करने दे रहे क्योंकि मान लीजिए किसी प्रांत में, किसी सूबे में कितने 10 सरकारें हैं, ठीक है। अब 10 सरकारों में सूबेदार ने अपने 10 में छोड़ो, 7-8 में भी उसने अगर अपने मनपसंद के अधिकारी नियुक्त कर लिए फौजदार, और विद्रोह उसने किया तो ये 10 भी उसके साथ विद्रोह करेंगे और फिर विद्रोह को दबाने में समय लगेगा। इसीलिए मुगल शासक इन फौजदारों की नियुक्ति भी खुद ही करते थे, ताकि अगर फौजदार विद्रोह करे तो इनमें से कुछ तो बादशाह के फेवर करे, तो इसीलिए वह इनकी नियुक्ति करता था। फौजदार का कार्य कानून व्यवस्था की स्थापना, विद्रोह का दमन, न्यायिक कार्य व भू राजस्व में अमल गुजार का सहयोग करना था। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो अमल गुजार है वह कलेक्टर की तरह है और जो फौजदार है वह एसपी की तरह है। क्योंकि एसपी जो होता है वह न्यायिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और जो अमल गुजार या जो कलेक्टर होता है वह देखता है कि टैक्स वगैरह सब सही से जा रहा है कि नहीं, योजनाएं जो है वो सही से लागू हो रही कि नहीं, तो ये सब यहाँ पर ये करते थे। अब यहाँ पर अलग अलग देखते हैं। अमल गुजार जो था वह भू राजस्व का आकलन, उसकी वसूली और दीवानी मामलों में न्याय प्रदान करता था। दीवानी मामले मतलब जो फैमिली कोर्ट के मामले होते हैं कि किसी का आपस में छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं ना, जिनमें कम सजा होती है, जुर्माना होता है, वो कहलाते हैं दीवानी या फैमिली मामले। आज भी ऐसा होता है। और जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनको फौजदारी मामले कहते हैं। और आज भी इन दोनों के कोर्ट अलग अलग होते हैं क्योंकि इनकी धाराएं अलग होती हैं और इनमें सज़ा कम ज़्यादा होती है। तो जो संवेदनशील मामले रहते हैं उनको अलग सुना जाता है। तो यहाँ पर खजानदार, राजकोष का प्रमुख, वित्तची, सरकार क्षेत्र में राजकीय भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला कौन? वित्तची। अब ये देखिए कि खजानदार व वित्तची
अमल गुजार के अधीन पद, जबकि अमल गुजार और फौजदार समान रैंक के थे। कौन? खानदार व विदिकजी अमल गुजार के अधीन थे, जबकि अमल गुजार और फौजदार समान रैंक के थे। ठीक है, तो आज भी कलेक्टर और एसपी समान रैंक के होते हैं। हालांकि जो कलेक्टर रहता है उसके पास में थोड़े काम ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल की दृष्टि से देखेंगे तो जो आईपीएस है उसके पास भी कोई कम काम नहीं रहते, उसके पास भी ठीक ठाक काम रहते हैं। लेकिन ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि एक दूसरे को दबाव नहीं डाल सकते, एक दूसरे को नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों ही समान रैंक के, है ना। अब यहाँ पर ये होता है कि भैया जो अन्य अधिकारी हैं जैसे खजानदार है, वितिक जी है, वो किसके अधीन है? अमल गुजार के। तो सरकार का विभाजन परगने में था, जिसका प्रमुख होता था सिकदार, जो व्यवस्था बनाना व कर वसूली में अमल गुजार की सहायता करने एवं अन्य अधिकारी आमिल भू राजस्व का आकलन एवं वसूली इसका काम होता था। अब इसके बाद में देखिए फौजदार। फौजदार जो होता था वह होता था राजकोष का प्रमुख। कौन होता था? राजकोष का प्रमुख। कानून को, राजकीय भूमि का रिकॉर्ड रखना इसका काम था। प्रशासन में सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसे क्या कहते थे? मावदा या ढीह कहते थे। गांव में स्थित बस्तियों को नागला कहते थे। ये ध्यान रखना कि गांव में स्थित बस्तियों को क्या कहते थे? नागला। प्रश्न बहुत ही सिंपल चीज़ों पर बनते हैं, ठीक है ना, जिनको हम इग्नोर मार देते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि नागला मुगल काल में किसको कहते थे। तो आपको पता होना चाहिए गांव में स्थित बस्तियों को नागला कहते थे। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी कुछ ऐसे शहर हैं जिनके आसपास, जिनके नाम के आसपास आपको नागला शब्द मिलेगा। गांवों में स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी कि गांव में सीधे तौर पर जो मुगल प्रशासन है या प्रांतीय प्रशासन का कंट्रोल नहीं था। वहाँ पर स्थानीय लोग अपनी सरकार चुनते थे। बस यहाँ पर उन्हें शांतिपूर्वक कर एकत्रित करके केंद्र तक पहुँचाना था। अब यहाँ पर देखो, केंद्र से मतलब है कि वह परगने में पहुंचाते थे। परगने से सरकार में, सरकार से फिर सूबे में, और सूबे से फिर सम्राट के पास, सॉरी सम्राट नहीं, बादशाह या पादशाह के पास। अब दोस्तों गांवों का प्रशासन स्थानीय पंचायतों के माध्यम से किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों की संख्या और भूमिका भी सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुकद्दम एवं पटवारी नियुक्त होते थे। मुकद्दम मैंने आपको बताया कि भू राजस्व से वसूली आदि, और जो अन्य काम भी यहाँ पर मुकद्दम देखता था, न्याय वगैरह, और जो क्रिमिनल वगैरह देखना भी मुकद्दम का काम होता था। और जो पटवारी होता था ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की जो माप रखना, रिकॉर्ड रखना आदि इसका काम था। तो आज भी आप देखो यहाँ पर इनके यही काम आपको मिल जाएंगे पटवारी के। तो अगर आप प्रेजेंट की व्यवस्थाओं के साथ मिला के देखोगे तो न केवल आपको वर्तमान की समझ बढ़ेगी, बल्कि आप अतीत को वर्तमान से जोड़ोगे तो आपका जो लिंक है चीज़ों को जोड़ने का, इससे आप एक साथ दो तीन चीज़ों को आसानी से समझ लोगे। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो आप उसे लिंक करने का प्रयास किया करो कि भाई हमने यहाँ पर ये पढ़ा है। अब ये व्यवस्था हमको कहाँ देखने को मिल रही इस तरह की? हमको ये मिल रही मौर्य काल में, क्योंकि मौर्य काल में काफ़ी सेंट्रलाइज प्रशासन था। फिर हम उसके बाद कहाँ देखते हैं? तो फिर हम उसके बाद देख रहे हैं कि जो सिकंदर लोदी है और जो शेरशाह सूरी है, ऐसे कुछ शासक है जो ऐसा सेंट्रलाइज प्रशासन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिंक करना है। आपको ये देखना है कि भाई ये जो व्यवस्था है क्या ये वर्तमान में लागू है? तो आपको पता लगेगा जी हाँ, बस नाम अलग है। सरकार उस समय पर कहते थे, आज हम जिले कहते हैं। परगने उस समय पर कहते थे, आज हम तहसील यानी ब्लॉक कहते हैं। उस समय गांव को अलग जो मावदा डी वगैरह कहते थे, आज हम विलेज कहते हैं। स्टेट को उस समय सूबा कहते थे। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। अगर इनकी मीनिंग के साथ समझोगे और करंट के साथ रिलेट करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। और जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब ये देखना कि कौन सी चीज़ें हैं आपको इंडियन हिस्ट्री के समान लग रही है, या फिर इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के सिमिलर क्या चल रहा है। तो जब ऐसा लिंक करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा और फिर उसमें काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अब यहाँ पर वीडियो यहाँ होता है समाप्त।
जहां हमने प्रांतीय व्यवस्था के इस अध्याय को पूरा किया। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं के बदल लेना, बदलाव में स्वयं को बदल लेना बुद्धिमानी है। इसलिए समय के साथ खुद को अपडेट कीजिए, एक सा मत बने रहिए, क्योंकि एक से बने रहते हैं तो लोग नोकिया के फ़ोन की तरह आपको फेंक देंगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा अपडेट बने रहिए और एक समय पर आप ज़रूर आईफोन बन जाएंगे और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए समय के साथ चलो, जहाँ लगे कि बदलना है पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ पर बदल जाओ भैया। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।